कानून को सिर्फ किताबों में नहीं, ज़िंदगी के हर पार्ट में ज़िंदा होना चाहिए, क्योंकि हक सिर्फ लिखे नहीं जाते, हक जिए भी जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शीन सागा, अनदर पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। लास्ट पार्ट में हमने देखे कि हमारा संविधान किस तरीके से आर्टिकल 21 के अंडर 38 हमें राइट्स देता है, और उन राइट्स को सिर्फ संविधान में लिखकर सिर्फ छोड़ नहीं दिया गया है, उन राइट्स को समय पर बदला गया है। समय की ज़रूरत के अनुसार बदलाव किए गए। अब ये बदलाव कैसे हुए? भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं है या छोटा सा कोई प्रोटोकॉल या राइट नहीं है जो एकदम से बदल जाएगा। ये बदलाव हुए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन को चेंज किया अलग अलग केसों के ज़रिए। आपको लग रहा होगा यार, एक दो केस हुए होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना? नहीं, 30 केस अभी तक हो चुके हैं और 31वां चल रहा है। इस पे 2025 में ही था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। तो आज हम जानेंगे उन 30 केसों के बारे में जिसने आर्टिकल 21 के हर पार्ट को इंटरप्रेट किया। हम 30 केस पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, आप लोगों की जानकारी के लिए ये बहुत टेक्निकल चीज़ हो जाएगी एक तरीके से, लेकिन मैं अपनी आसान भाषा में कहानी के रूप में आपको हर केस का एक छोटा सा समरी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होंगे ना, जिन्होंने सिर्फ आर्टिकल 21 को ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के और भी फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया होगा, उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। मौलिक अधिकार वो सूरज हैं जो हर नागरिक की आत्मा को रोशन करते हैं, और संविधान वो आसमान है जिसमें ये सूरज चमकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो राइट टू डिग्निटी के अंडर किए गए। अ पावरफुल जर्नी थ्रू जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स डिग्निटी इन इंडिया। क्या है आर्टिकल 21 और क्या है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? अब हम जानते हैं, और ये इंडियन सोसाइटी के लिए क्यों क्रूशियल है। इवन यूनाइटेड नेशन ने भी ह्यूमन राइट्स पे जो डिक्लेरेशन दी है उसमें कहा है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन doesn't use the word directly, but Supreme Court also interpreted it by the verdict of its 30 cases. तो आइए हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 के मायने 1950 से लेकर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट के 30 से ज़्यादा ऐतिहासिक फैसलों के जरिए कैसे बदले और बढ़े। तो पहला केस है A.K. गोपालन एंड स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो व्यू दिया और कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 21 को 19 से जोड़कर नहीं देखा। उसके बाद दूसरा केस आता है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र 1954। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना ही नहीं। तीसरा है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962। नज़र रखने की पुलिस की व्यवस्था को आर्टिकल 21 के अंडर उल्लंघन माना गया, पर प्राइवेसी अभी भी उन्होंने मौलिक अधिकार नहीं माना। फोर्थ है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रभाकर पांडुरंग। जेल में भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इवन प्रिजनर हैव अ राइट टू कम्युनिकेट, लिबर्टी इजंट लॉस्ट इन जेल। फिफ्थ R.C. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। मौलिक अधिकार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, एक पर प्रभाव पड़े तो सभी प्रभावित होते हैं। शंभुनाथ सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1973। प्रिवेंटिव डिटेंशन भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आती है। डॉक्टर भुवन मोहन पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1974। जेल में अमानवीय व्यवहार अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 भी निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ये फैसला आज गलत माना जाता है।
तो यही एक वर्डिक्ट थी जिसमें एक जज ने अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए इस चीज़ को निलंबित किया कि ये फैसला गलत माना जा सकता है। समझे? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 14 और 19 से जोड़कर पढ़ा जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव था। नेक्स्ट, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1979। जेल में कैदियों को टॉर्चर करना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। हुसैनायरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। मुफ्त कानूनी सहायता और त्वरित सुनवाई का अधिकार आर्टिकल 21 में निहित होता है। फ्रांसिस कोरेला मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। गलिमा से जीने का अधिकार, जीवन केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं। सरोज रानी वर्सेस सुंदरशान कुमार छादा 1984। वैवाहिक संबंधों में पति पत्नी के अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1985। फुटपाथ पर रहने वालों का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। यूनियन कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। राइट टू एजुकेशन फ्लॉज फ्रॉम आर्टिकल 21। इसका मतलब 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में बदला गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद का वर्डिक्ट है। आर राजगोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मान्यता प्राप्त है उसको। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। फ़ोन टैपिंग पर रोक, निजता का हनन होना नहीं चाहिए। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट जबरन नहीं किया जा सकता। रामलीला मैदान इंसिडेंट 2012। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना आर्टिकल 21 एंड 19 दोनों में शामिल है। जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 15 साल से कम उम्र की पत्नी से यौन संबंध रेप माना जाएगा। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। व्यभिचार कानून असंवैधानिक घोषित किया गया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। पैसिव यूथनेशिया को अनुमति, गरिमा से मरने का अधिकार। CPIO सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट भी RTI के तहत आता है। लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021। अपनी मर्जी से शादी करना आर्टिकल 21 के तहत एक अधिकार है। वैसे आजकल के यूथ के लिए तो ये रामबाण है। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2022। अनमैरिड महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार है। जैकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। वैक्सीनेशन ज़रूरी लेकिन बलपूर्ण नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। इंदिरा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आदिवासी महिलाओं के लैंड राइट्स को सुरक्षा मिले। कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023। हेट स्पीच से पीड़ित का आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। मतलब अगर आपको कोई हेट स्पीच दे रहा है तो यह आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और रीसेंट केस अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डिजिटल सर्विस तक पहुंच सभी के लिए सुनिश्चित करना आर्टिकल 21 का हिस्सा है, खासकर दिव्यांग, बुजुर्ग और ग्रामीणों के लिए। तो ये थे वो 31 केस जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को अलग अलग वर्डिक्ट देकर इंटरप्रेट किया। तो अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसों के बारे में गहराई से। तो पहला केस शुरुआत हम करते हैं 1950 से। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास से 1950। इस कोर्ट केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो व्यू दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 को आर्टिकल 19 से जोड़कर देखा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता है,
आपको पता है कि ये जो मैं केसेस बता रही हूँ इसमें सिर्फ आर्टिकल 21 नहीं जुड़े हुए हैं, इसमें आर्टिकल 21 के साथ साथ और फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 14, 15, 19 एक्सेट्रा ये भी जुड़े हुए हैं। तो पहला केस हमने समझा। दूसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसका जब री इंटरप्रिटेशन हुआ ना तो ये एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना सुनवाई के जब्त कर लिया था। तो वो कोर्ट के पास गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब कानून होना नहीं, बल्कि वो न्याय संगत, उचित और निष्पक्ष भी होना चाहिए। मतलब सिर्फ कानून होने से कुछ नहीं होता, कानून को न्याय संगत, उचित और निष्पक्ष भी होना चाहिए। तो इस केस ने आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट को आर्टिकल 21 से जोड़ा और कहा कोई भी कानून जो जीवन की स्वतंत्रता छीनता है उसको इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरना होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस था वो था ओल्गा टैलिस वर्सेस बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का। तो ये मुंबई में ना फुटपाथ निवासियों को हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि लिवलीहुड इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। अगर रोजगार नहीं रहेगा तो वो लोग जिएंगे कैसे? तो वो तो सड़क पे ही रहेंगे ना। और सड़कों पर रहना अगर अवैध हो जाएगा तो बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए उन्हें हटाना तो नैतिक और संवैधानिक दोनों रूप से अनुचित हो जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो नेक्स्ट केस था सुप्रीम कोर्ट का उन्नी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार ना आर्टिकल 21 के अंडर आता है। ये केवल एक सिर्फ नीति नहीं हो सकती, ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं हो सकती, ये एक हमारा संवैधानिक दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। इसीलिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया, और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ही नहीं, इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 41 और 45 को ये अफेक्ट करता है। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ये एक ऐतिहासिक जजमेंट था। इसको 9 बेंच की जजों ने ना पास किया था कि प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 हर तरीके से। इसमें सिर्फ ये नहीं था कि आप डिजिटल मामलों में प्राइवेसी देख रहे हैं, इसमें व्यक्ति की पहचान, उसका यौन झुकाव, उसका शरीर, उसका विचार और डेटा सब कुछ उसकी निजता का हिस्सा है, और आप उससे उसकी निजता, सोचने समझने की शक्ति, उसका किसके प्रति प्रेम रहेगा, मोह रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, ये सब नहीं छीन सकते। ये उसकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है अगर आप उसको उस पर दबाव डालते किसी भी तरीके का कि हमारी सोच के हिसाब से चलो, अपनी सोच को बदलो। तो ये सिर्फ छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और निजता की रक्षा करना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का भी अनिवार्य हिस्सा हो जाता है, आपको पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 21 तो इतना बता रही है, लेकिन आर्टिकल 14 और 19 एक्चुअल में है क्या, वो भी पढ़ेंगे। गाइस कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को इतने ब्रॉड वे में और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जानकारी चाहिए तो। नेक्स्ट है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस कोर्ट में ना आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। एक्चुअल में ना ये कानून बहुत पहले बना था, अंग्रेज़ों के वक्त में। तो इस कानून में क्या होता था ना कि अगर किसी महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर है ना किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी के बाद भी, तो हस्बैंड को राइट था कि वो उस दूसरे पुरुष पर केस कर दे। लेकिन ये तो बहुत गलत चीज़ हुई ना कि आपको केस अपनी वाइफ पर करना चाहिए। इस पूरे इंसिडेंट में जितनी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट उस सेकंड पर्सन की रहेगी, उतनी इन्वॉल्वमेंट आपकी वाइफ की भी तो रहेगी ना। तो किसी एक को अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि किसी जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी एक को ही सज़ा मिले। तो ये तो लैंगिक समानता यानी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा था ना। लेकिन हाँ, इस बेस पे सरकार ने अब ये नियम ला दिया कि इस बेस पे आपको डिवोर्स ज़रूर मिल सकता है, समझे। नाउ आर्टिकल 7 नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें ना आईपीसी की
धारा 377 को ना आंशिक रूप से हटाया गया, मतलब समलैंगिक संबंधों को वैध कर दिया गया। जी हाँ, LGBTQ कम्युनिटी के लिए ना ये जजमेंट ना एक वरदान था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल 21 को छीन रहा था। ये आईपीसी की धारा 377 आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे थे ना, क्योंकि राइट टू डिग्निटी सबका राइट है ना, क्योंकि आप पर निर्भर करता है ना कि आपके विचार, आपकी सोच, आपके इमोशंस किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। ये तो आपसे कोई छीन नहीं सकता ना आपके मन की भावनाओं को। तो इसीलिए जितने भी ये समलैंगिक संबंध थे जो पहले आवाज़ उठ रही थी कि ये बिल्कुल अवैध है, ये तो हमारे देश में अब हुआ, बाहर के देशों में तो बहुत पहले हो चुका था ये सारी चीज़ें। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हर बदलाव को। मैं इसके साथ यही बोलना चाहूँगी कि हर बदलाव को ना एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे भी हर किसी को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भेदभाव के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, समझे। तो अगला केस है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ना सिर्फ आपको जीने का ही नहीं, आपको गरिमा से मरने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। देखो, बहुत से लोग होते हैं ना जो अपना जीवन खुद नहीं चला पाते, जो किसी ना किसी वजह से अपने शरीर पे कष्ट झेल रहे हैं, मतलब उनको कोई बीमारी है, किसी तरीके की उन्हें कोई परेशानी है, और बहुत वर्षों से उनके पेरेंट्स उनके डियर वंस उनको देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इस पर कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि पैसिव यूथनेशिया आर्टिकल 21 के अंडर फंडामेंटल राइट्स में आता है, क्योंकि जब कोई इंसान अपने शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो फैसले लेने का अधिकार भी नहीं रख पा रहा है, तो इस वजह से इसको एक वर्डिक्ट के अंदर वैध करार दिया गया। ये केस शुरू हुआ था ना मैं इसके बारे में आपको बाद में बता सकती हूँ, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। एक नर्स थी जिनका गैंगरेप हुआ था उसी हॉस्पिटल में, और वो करीब 20 सालों से कोमा में थी। तो उनके पेरेंट्स ने ये गुहार लगाई थी कि आप हमें अधिकार दीजिए कि हम इनको किसी भी तरह 20 सालों से कोमा में है और हमें नहीं लगता कि ये आगे कोमा से बाहर आएंगी। इस वजह से ये केस हुआ था और ये केस आगे बढ़ा था। अगला, लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021। ये तो बहुत ही मज़ेदार है। जब दो अडल्ट अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं ना, तो उसमें कोई भी कानून आड़े नहीं आएगा। ये राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का हिस्सा है, और ये समानता और भेदभाव से भी आपको सुरक्षा देता है। आपको पता है, इसी फैसले ने आर्टिकल 21 को इतना मजबूत कर दिया कि राइट टू मैरी, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू डिग्निटी सब इसी आर्टिकल के अंडर ना बहुत अच्छी तरीके से पनप रहे हैं, समझे। बदलाव ज़रूरी है, ये हर किसी को समझना चाहिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और अभी रिसेंटली 2025 में ना सुप्रीम कोर्ट ने अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक फ़ैसला ये लिया कि डिजिटल सेवाओं की पहुंचना सभी नागरिकों का अधिकार है। उसमें सिर्फ नॉर्मल पीपल नहीं आते, खासकर जो दिव्यांग हैं, जो ग्रामीण रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण है बेसिकली, वरिष्ठ नागरिक हैं, गरीब वर्ग हैं, उन सब के लिए ये एक नीति नहीं, हमारा संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि हमें सबको समानता देनी चाहिए। इस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी दिए। डायरेक्शंस थे सभी सरकारी पोर्टल्स और ऐप्स दिव्यांगों के लिए सुलभ हो, मतलब जो राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016 के अंडर आते हैं, उनके लिए ये डायरेक्शंस थे। ग्रामीण और कमज़ोर वर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया जाए, सस्ती इंटरनेट सेवा और डिजिटल डिवाइसेस उपलब्ध कराई जाएं हर जगह पे, सरकारी योजना केवल डिजिटल मोड में सीमित ना हो, ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध हो, क्योंकि आज भी बहुत से इलाकों में ना ये मोबाइल की सुविधा नहीं है बहुत से लोगों को, और पुरानी जनरेशन के लोग हैं ना तो उन्हें डिजिटल चीज़ें चलानी भी नहीं आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहराई से सोचकर ये डायरेक्शंस दिए थे। डिजिटल अधिकारों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण डिजिटल राइट कमीशन का गठन करने का सुझाव भी दिया। तो देख रहे हैं आप, हमारे देश का संविधान, हमारे देश की न्यायपालिका
कितनी एक्टिवली बदलते ज़माने के साथ हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन बहुत सही पैमाने पर नाप तोल कर देती है। तो हमें भी अपनी सोच को आगे बढ़ाए रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू एम्पावरमेंट। अगर आपको चीज़ें पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो गाइस, आपको जानकारी पसंद आई, कुछ यूनिक लगा, तो आपने देखा ना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटे से आर्टिकल को एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे किताब में लिखे हुए एक आर्टिकल को इतने बड़े पैमाने पर इंटरप्रेट किया। समझे आप? किसके लिए? हमारे लिए। तभी तो हम कहते हैं कि आर्टिकल 21 सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जीवंत अधिकार है जो हमें अपने जीवन को समानता गरिमा से जीने के लिए प्रेरित करता है। ये तो एक बहुत छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड वे में हैं, बस हमको नहीं पता है ना। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि मैं तो कहानी के माध्यम से समझाने वाली थी, तो मैंने ये स्लाइड के माध्यम से क्यों समझाया है? तो बात ये है ना कि जानकारी भी तो आपको होनी चाहिए। आप कोई कहानी सुन रहे हो और आपको यही पता नहीं कि उसका रूट कहाँ से है, तो ये भी तो गलत है ना। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपको एक अलग जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। और हाँ, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। अगले पार्ट में ना हम जानेंगे कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट हुए थे ना, इनका वुमेन एम्पावरमेंट से क्या संबंध है, और कौन कौन से ऐसे जजमेंट्स है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, तो अगले पार्ट में हम जानेंगे कि किन किन केसेस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ही नहीं। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में ना, जैसे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो डेटा रिलेटेड है। तो क्या आपको लगता है क्या ये हमारी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है? क्या ये जो एआई टूल्स हैं, जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, इस पर कोर्ट क्या बोलता है, हमारा संविधान क्या बोलता है और हमारा देश क्या बोलता है? और अभी तक ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे देश ने एज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन ली है, इन चीज़ों को एक तरीके से कवर करने के लिए, अपने देश के नागरिकों को सेफ्टी देने के लिए। आपको पता है, मैं रिसेंटली पढ़ रही थी, कल परसों की बात है, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। आई डोंट नो अबाउट दैट कि वो कितना सही है, अभी मैंने उस पर रिसर्च काफ़ी किया नहीं है, कि अगर आपका कोई केस चल रहा है ना और आपने चैट जीपीटी से कुछ कम्युनिकेट किया है, तो वो भी कोर्ट एक एविडेंस के तौर पे हिस्ट्री में काउंट करता है। मतलब अब आपके इमोशंस भी एविडेंस के तौर पे आएंगे। ये जो आप चीज़ें शेयर करते हो ना एआई से और डिजिटल वर्ड से, ये सब इतना क्योर करके रखना पड़ता है ना सरकार को, ताकि डेटा लीक ना हो जाए। तो उसके क्योर के लिए क्या हमारी सरकार कदम उठाती है, क्या क्या चीज़ें की जाती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग मिले। हाँ, मैं रिसेंटली ना कुछ हफ्ते पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वेबसाइट पढ़ रही थी, और उसमें ना 40 के करीब जो योजनाएं सिर्फ वुमेन पे चल रही हैं। समझ रहे हैं आप? तो हमारी सरकार कितना ध्यान दे रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, या जानकारी ना ऐसे जगह पे रखी हुई है जो जहाँ तक पहुँचना बहुत क्रिटिकल है। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट में या उससे नेक्स्ट पार्ट में, या जब मौका मिलता है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको इजी वे में। होप सो आपको कुछ चीज़ें इजी वे में समझ में आई होंगी। और अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते रहेंगे ऐसी
मीनिंगफुल वीडियोस के साथ, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस के साथ, जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बदले, आपकी सोचने समझने की शक्ति पे थोड़ा असर करें। अगर मेरी इस वीडियो को देख के ना हमारे देश की सिर्फ एक भी महिला ना खुशी महसूस कर सके और कुछ ऐसी जानकारी जान सके कि जो उसके लिए काम की हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वही मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सफल हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ ना कि हम लोगों को ना इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती, बहुत सारे लोग ना पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझाए कौन, क्योंकि उनको बहुत क्रिटिकल वे में जाने का अंदाज़ा नहीं होता, कैसे करना है कुछ पता नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते। तो एक इंटरनेट सबके पास है ना, एक यूट्यूब सबके पास एक माध्यम है अपनी बातें आप तक पहुंचाने का। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो किसी एक महिला तक भी पहुंचे और ये जानकारी सुनकर उसे अच्छा महसूस हो, और ये महसूस हो, गर्व महसूस हो हमारे देश के संविधान पे, और क्या कहते हैं, गर्व महसूस हो कि हमारे देश में चीज़ें किस तरह वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं और ज़िंदगी को सुधारने के लिए किस तरीके से हमारे देश में समय समय पर कोशिश की गई है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे वीडियो का पर्पस सफल हो जाएगा। मुझे बस इतना ही चाहिए कि कोई एक महिला बस ये वीडियो जब देखे तो खुश हो जाए, सुन के जानकारी प्राप्त करे। और अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए आप सबको, किसी अदर टॉपिक पे वीडियो बनानी है, चाहे फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हो, चाहे और भी ज्योग्राफी हिस्ट्री रिलेटेड हो, आप सजेशंस दे सकते हैं। मैं आपके सजेशंस का वेट करती हूँ कमेंट बॉक्स में। तो हाजी मैम आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। वैसे रात हो भी नहीं रही है, दिन ही हो रहा है, लेकिन वीडियो तो जब तक आपको मिलेगी रात हो चुकी होगी, क्या कर सकते हैं। बाय बाय।